500 साल पहले सिख धर्म आया, 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2000 साल पहले ईसाई धर्म आया। उससे पीछे जाएंगे तो क्या था? ना इस्लाम था, ना ईसाई धर्म था, ना सिख धर्म था। तब तो पूरा भारत बौद्ध में था। तो आज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 88% है, 88% लोगों के ऊपर 12% शासन कर रहा, तो उसका कारण है कि उस मनुस्मृति ने हमारे इस 88% लोगों को लगभग 2000 साल तक पढ़ने नहीं दिया। पढ़ने पे धार्मिक बंदिश लगा के रखी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, उनके संपत्ति जोड़ने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। इसी के ऊपर ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान समाज का हुआ, अविद्या की वजह से हुआ, यानी ज्ञान ना होने की वजह से हुआ। तो पहले तो हजारों साल तक ज्ञान से वैसे ही वंचित रहे, लेकिन भला हो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कि उन्होंने हमारे ज्ञान के रास्ते खोल दिए। और बाबा साहेब के 5 में से 4 बच्चे कुर्बान करने के बाद, जवान पत्नी कुर्बान करने के बाद, उन्होंने हमारे न केवल पढ़ाई के रास्ते खोले, बल्कि हमारी नौकरी के रास्ते खोले, राजनीति में जाने के रास्ते खोले। आज हम जो भी कुछ बने बैठे हैं, यहाँ तक कि यहाँ जो बैठ के हम बात कर रहे हैं, हम जिस लायक बन पाए, ये अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से बन पाए। लेकिन उनकी उस कुर्बानी को हमने बर्बाद किया है। दोषी हम हैं। पहले तो अपना दोष स्वीकार करो और दोष में सुधार करो, अपनी गलती में सुधार करो। क्योंकि आज साजिशन, पहले तो मनुस्मृति से वंचित किया, लेकिन आज किसी कानून को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिक्षा छीनना या शिक्षा पे कोई पाबंदी आजकल कानून बना के नहीं लगाई गई। अब आप कहोगे बंदिश कहाँ है, तो खुला हुआ है। मैं कह रहा हूं आपके पढ़ने पर फिर से बंदिश लग चुकी है। 12वीं पढ़ के आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? 2 बहुत बड़े धोखे हमारे समाज के साथ हुए हैं। और सत्ता ने मनुवादियों के विचार को लागू करके हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते को फिर से बंद कर दिया है। हमारे लोगों के नौकरी में आने के रास्ते को फिर से बंद कर दिया है। बंद ऐसे किया है, उन्होंने हायर एजुकेशन को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली के सरकार का दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, या NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली द्वारका के अंदर दिल्ली सरकार का, वो NLU के अंदर 5 साल का लॉ का कोर्स है। उस लॉ के कोर्स को करने के लिए पहले तो एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, और वो कोचिंग में कम से कम 3 लाख रुपए खर्च होगा। कम से कम 3 लाख कह रहा हूं मैं आपको। 3 लाख रुपए तो कोचिंग पे खर्च करेगा बच्चे। और कोचिंग के बाद अगर बच्चा बहुत काबिल है, उसने एग्जाम को कंप्लीट करके क्वालिफाई कर लिया, अब उसको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है एडमिशन, लगभग 3 लाख रुपया 1 साल की फीस है। 5 दिए 15, 5 साल का 15 लाख तो ये हो गया, प्लस हॉस्टल चार्ज, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, बाकी सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो कम से कम 20 लाख रुपया आपको अपने बच्चे को केवल लॉ की NLU से डिग्री कराने के लिए चाहिए, नौकरी लगाने के लिए नहीं। 20 लाख। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और NSUT, इसके अंदर अगर आपका बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको भी कोचिंग लेनी पड़ेगी, 3-4 लाख खर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद जब क्वालिफाई कर जाएगा तो 1 साल की फीस 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो 2.5 लाख से ज़्यादा फीस है, प्लस हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, बाकी खर्चे, खाने का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो कम से कम 15-16 लाख रुपया आपके बच्चे को इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए चाहिए। मैंने पूरा सर्वे किया, 99% SC ST, मैं आ रहा हूं उस पर, पहले SC ST के 99% लोग ऐसे जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो हर महीने की तो 3,000 रुपये महीने से 20,000 रुपये महीने के बीच है। 99%। 1% वो लोग हैं जो नौकरी में आ गए बाबा साहेब के आशीर्वाद से, या छोटा मोटा कोई व्यापार कर लिया, या किराए का साधन बना लिया, या कोई और शोरूम बना लिया, वो 1% में है। 99% लोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, SC ST के लोग। माइनॉरिटीज के 98% लोग ऐसे जिनके परिवार की पूरी इनकम जोड़ लो तो वही 3,000 से 20,000 रुपये के बीच महीना है।
ओबीसी के 95% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो 3,000 से 20,000 रुपये के बीच है महीने की, वो भी वो खर्चा नहीं उठा सकते। और मैं बताता हूँ जनरल कैटेगरी में भी 70% लोग आने वाले समय में इस हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, ये मेरा दावा है। हमने इस पर सर्वे किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने जजेज हैं, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, प्राइवेट से पढ़े हैं। हमारे सर्वे में निकल के जो आया, आप चौंक जाओगे आंकड़े सुन के, 98% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल्स वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो काबिलियत सरकारी स्कूल में थी, फिर क्या वजह हुई कि प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल को कमज़ोर किया। यहाँ तक कि पिछले 15 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जनसंख्या कम नहीं है, जनसंख्या बड़ी है, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खुल रहे हैं। और प्राइवेट में पढ़ने का खर्चा इतना ज़्यादा है, एक बच्चे को स्कूल का फ़ी, टू ट्रांसपोर्ट, किताबें, वर्दी, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में कम से कम 8 से 10,000 रुपये चाहिए। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20,000 रुपये चाहिए। और 99% लोगों की पूरे परिवार की इनकम 3,000 से 20,000 के बीच है, तो उनके बच्चे तो सरकारी में पढ़ेंगे मजबूरी में। और सरकारी को जानबूझ के टारगेटेड कमज़ोर किया है। यहाँ तक कि वो जो नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी, वो भी इसीलिए लाई थी कि बिना पढ़े 8वीं तक पास कर दो, 9वीं में अपने आप ही बेकार हो जाएगा और स्कूल छोड़ देगा। मिड डे मील भी जानबूझ के लाया गया। अरे गांव देहात, जो दूर दराज के क्षेत्र जहाँ खाने की दिक्कत है, वहाँ समझ में आता है। आदिवासी इलाके जो दूर दराज के, वहाँ समझ में आता है। शहरों के अंदर यहाँ मिड डे मील का क्या मतलब है? मिड डे मील पे इतना टाइम बर्बाद होता है, बच्चे के घर में वहाँ रोटी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साजिश रच के एक तरफ उन्होंने एजुकेशन को महंगा करके, एजुकेशन को, सरकारी एजुकेशन को कमज़ोर करके हमारे बच्चों से शिक्षा को लगभग छीन लिया है, और दूसरी तरफ उन्होंने सारे सरकारी संस्थान एक एक करके बेच दिए हैं। यहाँ तक कि इंदिरा जी के समय पर इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, और एक आज की सरकार है, उन्होंने बैंक भी बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां भी बेच दी, रेलवेज भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिए, बंदरगाह भी बेच दिए, और तमाम अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट की बेच दी। और जो बिक गया वहाँ आपका रिजर्वेशन ख़त्म। और तो और IAS IPS जो सिविल सर्विसेज में जो लोग आते थे, वहाँ भी लेटरल एंट्री से भर्ती हो रही है। और केवल लेटरल एंट्री से नहीं बना रहे उनको जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर, बल्कि एक खेल और हो रहा है। आप पिछले 3 साल का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठा के देख लो, उसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं उसमें कुछ को वो पेंडिंग रख लेते हैं, और जब उसका पेंडिंग वालों को बाद में भर्ती करते हैं उसके अंदर SC ST OBC को कुछ नहीं मिलता, वो सारा जनरल को चला जाता है। और जितनी भी वैकेंसी आजकल निकल रही है, आप किसी को भी उठा के देख लेना, किसी भी को भी, आप, मेरा दावा है, आप अभी ऑनलाइन चेक कर लें, आप उसमें जब देखेंगे तो 75% भर्तियाँ वैकेंसीज उसमें UR ओपन यानी अनरिजर्व कैटेगरी प्लस EWS, 75% तो UR और EWS को जा रही है, यानी कि जनरल कैटेगरी को जा रही है, और 25% में SC ST OBC सारे सिमट गए। तो आपका तो सब कुछ वैसे भी चला गया है। और ये सब इसलिए हुआ चूंकि हमने बाबा साहब को धोखा दिया। जो सक्षम हुए तो वो परिवार तक सीमित हो गए, अपने परिवार की तरक्की में लगे, हमने समाज की हम आवाज नहीं बने। और उससे भी ज्यादा धोखा दिया हमारे सांसद और विधायकों ने और मंत्रियों ने। बाबा साहब रिजर्वेशन न दिलाते तो गांव का प्रधान नहीं जी सकते। आप किसी भी गांव का कोई लड़के देख लो, तो हम अगर MLA बने, MP बने, मंत्री बने, तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष की वजह से बने। लेकिन ये जब सब कुछ छिन रहा था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, तो क्या हमारे मंत्री नहीं थे केंद्र में, राज्य सरकारों में मंत्री नहीं थे क्या हमारे सांसद नहीं थे, क्या हमारे विधायक नहीं थे? उन सब के रहते तो सब कुछ छिना है। बहरहाल जो हो गया, अब उस पर ज़्यादा चर्चा करने से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसमें एक बात और जोड़ के फिर समाधान क्या है, मैं उसको भी ब्रीफ में 5 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। एक तो सबसे दिक्कत ये है कि ये जो छिना है, ये तो छिना ही वापस कैसा है, इस पर तो हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये जो चुनाव में आपकी वोट की चोरी हो रही है, जिस पे आपका ध्यान नहीं है, मैं कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो मैंने बड़े बारीकी से स्टडी की है। और जिन लोगों ने EVM को बनाया है
जो लोग वहाँ भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम करने वाली ECIL में नौकरी कर रहे हैं, BEL के अंदर नौकरी कर रहे हैं, एक्सपर्ट इंजीनियर्स, वहाँ जो हमारे लोग कई गलती से पहुँच गए, जो उन्होंने मशीन ला के करके दिखाया और उसका पूरा बारीक बताया। ये लोग कहते हैं कि ये EVM में कोई घोटाला नहीं है और ये तो कैलकुलेटर की तरह है। तो मैं आपको बता दूं EVM में 100% घोटाला है, क्योंकि EVM मशीन में टाइम क्लॉक क्यों है, जिसमें टाइम और डेट होता है। जैसे आप टाइम पीस होता है ना, आप घर पे अलार्म लगाते हैं, अपने मोबाइल में भी अलार्म लगाते हैं, तो जितने बजे का आप अलार्म लगाएंगे उसी वक्त बजेगा, बजता है ना। जिस तरह टाइम बॉम्ब होता है, जो लोग आतंकवादी हैं वो टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं कितने बजे बजना है। उसी तरह एक चीज़ आपको शायद पता ना हो, EVM के अंदर मशीन को असेंबल करके बनाने का हार्डवेयर वाला काम तो जो करता है वो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरा ECIL, ये दो कंपनी कर रही हैं। लेकिन इसका सॉफ्टवेयर जो बना रहा है, ये तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर जो बना रहा है वो बना रहा है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के अंदर IIT के प्रोफेसर हैं, एमिनेंट प्रोफेसर्स, IIT के प्रोफेसर उसको बना रहे हैं। अगर वो IIT के प्रोफेसर जो उसको डिजाइन कर रहे हैं, पूरा तैयार कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, अगर वो केंद्र सरकार के इशारे पे, उनके अधीन या डर की वजह से या लालच में, अगर वो उसके अंदर ये डाल दें कि इतनी तारीख को इतने बजे के बाद ये मैक्सिमम जो वोट है उसमें से 40% 50% वोट उधर शिफ्ट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, और होगा वो उतने टाइम से उतने टाइम के बीच। उससे पहले वो मॉक पोल करेंगे, चुनाव से पहले मॉक पोल में जो आप डालोगे वो मशीन वही दिखाएगी, क्योंकि उसमें टाइमर सेट है। उसने ये भी बताया एक्सपर्ट ने कि अगर इसमें से क्लॉक को हटा दिया जाए, मशीन से टाइमर को हटा दिया जाए, फिर घोटाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना टाइमर के घोटाला संभव नहीं है। तो इस मशीन में आखिर मैं पूछना चाहता हूं, इस EVM के अंदर क्लॉक क्यों है, इसमें टाइमर क्यों है, जिसमें डेट और टाइम फिक्स किया जाता है। मुझे उन्होंने बताया, उस एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने, और एक नहीं 2-3 इंजीनियर्स आए, और उनमें जो इलेक्शन ऑफिसर भी आए, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी हमें बताया। और कन्नन गोपी कृष्णन जो एक IAS ऑफिसर थे, वो इलेक्शन ऑफिसर भी थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने की इंजीनियरिंग है। उन्होंने बाकायदा बताया, डॉक्यूमेंट पर रिपोर्ट है कि किस तरह वोट की चोरी हो रही है। तो अगर आपकी वोट की चोरी हो गई, आप सारे भी इकट्ठे हो जाओ, जैसा अभी आप निम साहब कह रहे थे, सारे ये इकट्ठे हो जाए तभी हरा सकते हैं, आप सारे हो जाओ, फिर भी नहीं हो सकता। अगर EVM से चुनाव जीतना है तो वो तो जिता देंगे उसको। और इसके एक और पुख्ता इसका सबूत ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि जो 3 सदस्य कमेटी इलेक्शन कमीशन का गठन करेगी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का गठन जो करेगी 3 सदस्य कमेटी, उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने संसद में बाकायदा कानून, एक बिल लाकर उस व्यवस्था को बदल के कर दिया। उसमें 2 सदस्य केंद्र सरकार के होंगे, एक देश के प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री, और तीसरा सदस्य होगा विपक्ष का नेता। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे, यानी 2 सदस्य तो उस कमेटी का गठन करने वाले जिनका बहुमत हो गया, वो तो केंद्र सरकार के हो गए। तो अगर चीफ जस्टिस के द्वारा बनाई गई उस व्यवस्था को उन्होंने बदल दिया, इसका मतलब EVM, ये देर आर एवरी पॉसिबिलिटी कि EVM से घोटाला वोट का हो रहा है। 100%। दूसरा एक एग्जाम्पल आसाम का है, 2021 का जो आसाम का चुनाव हुआ, एक बूथ पर 90 मतदाता थे, लेकिन EVM में वोट निकले 171, और जो 171 निकले मुद्दा बना, 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया इलेक्शन कमीशन ने। दूसरा अभी जो साबित हुआ, राजस्थान के अंदर टोटल जो वोट दिखाया 3 करोड़ 90 लाख कुछ दिखाया, 95-96 लाख, लेकिन उसमें जो इलेक्शन कमीशन के उसमें जो निकल के आई है वोट, वो लगभग 4.5 करोड़, यानी 55 लाख वोट फालतू कहाँ से आ गई, ये घोटाला कहाँ से हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब नहीं दे पा रहे, किसी एडवोकेट मिश्रा ने केस भी डाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो बहरहाल चुनाव तो वो जीत रहे हैं, उसके खिलाफ हमने पूरा आंदोलन पूरे देश में छेड़ दिया, और उसमें आप लोग भी शामिल हुई है, क्योंकि अगर EVM से चुनाव होगा तो निष्पक्ष, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक तो बात ये है।
दूसरी बात ये तो हो गया कि इसके लिए हम आंदोलन छेड़ें, तो पूरे देश की सरकार, जनता मालिक है देश की, केंद्र की सरकार या मोदी जी मालिक नहीं है, देश की मालिक जनता है। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन जनता मालिक तब है जब जनता अपने अधिकार को लेकर खड़ा सड़कों पर उतरे। जिन देशों ने, विकसित देशों ने ईवीएम बनाई है, वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, उन पर उस पर भरोसा नहीं है, वो लोग बैलेट पेपर से कराते हैं। फिर भारत की ये इलेक्शन कमीशन जिद पे क्यों अड़ा है कि वो ईवीएम से कराएगा? और वो जब कहते हैं गली गली में दिखा रहे हैं ईवीएम से वोट डाल के दिखाओ, कहते हैं ये आप हैक करके दिखाओ। अरे हैकिंग यहाँ नहीं हो रही, हैकिंग तो सॉफ्टवेयर में तभी कर दी, यहाँ तो हो ही नहीं सकती बाहर से। तो मशीन जिसके कब्जे में, जिसने बनाई है, उसी को तो पता अंदर कैसे खेल होगा, बाहर वाला आदमी कैसे कर सकता है। तो ये भी एक धोखा है कि आप हैक करके दिखा दो, हैक बाहर से नहीं होगी, वो तो सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप कर दिया उसी में डाल दिया कब क्या गड़बड़ करनी है। और वो टाइमर सेट इसलिए किया गया है, इसलिए टाइम उसमें टाइम क्लॉक लगाया गया है, डेट और टाइम उसमें फिक्स करता है। बहरहाल इसके बाद मैं लास्ट में बस एक बात कहूँगा कि इन सब समस्याओं का समाधान, कि जो कुछ छिना हमारा, एजुकेशन महंगा करके एजुकेशन छिनी है, सब कुछ प्राइवेटाइज करके नौकरियां छिनी हैं, आए दिन उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं, इसमें सबसे बड़े दोषी हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग उस सामाजिक व्यवस्था को पालने पोसने में लगे जिस सामाजिक व्यवस्था ने हजारों साल तक हमें गुलाम बना के रखा, जिस सामाजिक व्यवस्था ने हमें नीच बना के रखा, जिस सामाजिक व्यवस्था हमारा उत्पीड़न किया। तो उससे बाहर निकलने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बता करके रास्ता दे कर गए। उन्होंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी। अगर हमें आज आप घर से निकले और रास्ते में भटक गए, आपकी याददाश्त चली गई, आपको आपका घर का रास्ता फिर याद नहीं है, तो क्या आप अपने घर आ पाओगे? नहीं आ पाओगे ना। लेकिन कल को आपको याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो आप अपने घर, अपने माँ बाप का, बच्चों के पास वापस आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपको ये पता लगे कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम इतने रिच सांस्कृतिक विरासत के मालिक हैं जिसने पूरे दुनिया को प्रकाशित किया है, जिसने पूरी दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया है। हमारे पूर्वज अगर इतना अच्छा मार्ग देकर गए, जहाँ सबके लिए आगे बढ़ने का अवसर, सब समान है, जहाँ सबके कल्याण की भावना है, तो फिर हम लोग उस गुलामी की व्यवस्था को, जिसने हमें हजारों साल तक गुलाम बनाया, उस सामाजिक व्यवस्था में क्यों पड़े? अब आपको याद आ गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना। जब हमें आज याद आ गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो अब तो कम से कम घर वापसी करो, अब तो वापस अपने अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बेशक शिक्षा उन्होंने महंगी कर दी, लेकिन अगर समाज को एकजुट करें हम लोग, सब लोग, क्योंकि मैं पूरे देश में जहाँ भी जा रहा हूँ, हर जगह रिटायर लोगों की फौज खड़ी हो गई है, नई नौकरियाँ युवाओं की लग नहीं रही, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हर जगह सैकड़ों लोग रिटायर आके मीटिंग में आते हैं। तो उन रिटायर लोगों को ताकत में तब्दील कर दो। वो सारे रिटायर लोग सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी से हम रिटायर हुए हैं, पर समाज की नौकरी से रिटायर नहीं हुए, बाबा साहेब की नौकरी से रिटायर नहीं हुए। आओ हम सब लोग मिलके पूरे देश के अंदर निकलते हैं, अपने समाज को एकजुट करते हैं। अगर हम वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी कर लें, तो हमारे उत्पीड़न के खिलाफ तुरंत जापान भी खड़ा हो जाएगा, कोरिया भी खड़ा हो जाएगा, ताइवान भी खड़ा हो जाएगा, वर्मा भी खड़ा हो जाएगा, म्यांमार, श्रीलंका भी खड़ा हो जाएगा, दूसरे देश भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक अच्छे संकेत और आ रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है यूएनओ की, उस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 2050 तक आधे से ज़्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। इतनी तेज़ी से वहाँ बौद्ध बनने का सिलसिला चल रहा है। और दूसरी रिपोर्ट ये आई है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पहले नंबर पर क्रिश्चियन है, दूसरे नंबर पर बौद्ध हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से वहाँ बौद्ध बन रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में वहाँ बौद्धों की संख्या क्रिश्चियन से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये संकेत अच्छे हैं, और आपको तो गौरव होना चाहिए कि आपके बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत वो इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रही है। ताकत से नहीं फैल रही, लालच से भी नहीं फैल रही, वो अपनी अच्छाई से फैल रही है, मानव कल्याण की भावना से फैल रही है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की भावना से फैल रही है। करुणा यहाँ है, वो कहीं और नहीं दिखती। अदरवाइज तो हमारी तो सरकार ऐसी खुद ही नफरत फैलाने में लगी है, चारों तरफ नफरत बढ़ रही है। तो इस नफरत के वातावरण को अगर कोई चीज़ दूर कर सकता है तो बुद्ध का धम्म वही कर सकता है। और हम लोग अपने बुजुर्गों को लेके पूरे देश में अपने लोगों को जोड़ने का प्रक्रिया को तेज कर दें। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में पूरे देश में सड़कों पर हम उतरें, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही साथ जब इस तरह की चर्चा हो तो ऐसी चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ा दो, लेकिन उसमें अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ,
उनको साथ लेके शामिल हो, ताकि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी बहन, वो भी तो सीखे, उनको भी तो पता लगे सच्चाई क्या है, उनको भी तो पता लगे उनकी हकमारी क्यों हो रही है, उनको भी तो पता लगे उनके शोषण के कारण क्या हैं, उनको भी तो पता लगे शोषण से मुक्ति का मार्ग क्या है। बुद्ध ने क्या कहा था? संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है। तो अगर आज आपको जो कष्ट पैदा हो रहा है, जो दुख है, उस दुख का भी कारण है, क्योंकि उस दुख को देने वाले लोगों को ताकत हम और आप दे रहे हैं। कोई और नहीं, बाहर से ताकत नहीं मिली उन्हें, हम और आप दे रहे हैं। तो अपनी ताकत उन्हें देने के लिए अपने समाज को दो ना, समाज को एकजुट करो और एक ताकत का निर्माण करो। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जीत होगी। प्लस एक और चीज़, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर हो गए, वो ये भी कर सकते हैं अपने आस पड़ोस में, जैसे ये बुद्ध विहार है, बच्चों को शाम को 2 घंटे कोचिंग दें, थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन करें, उनको अच्छा मार्ग दिखाएं, बुरे रास्ते पे जाने से अपने माँ बाप बच्चों पे ध्यान रखें, उनको रोकें, और कम में भी पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दें। बेशक पैसे का अभाव है, फिर भी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई ही मार्ग है, पढ़ाई से ही रास्ता निकलेगा, ज्ञान से ही रास्ता निकलेगा। और अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल के निश्चित तौर पर अपने आप रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश में कहावत है, ईदर फाइंड ए वे और मेक ए वे, या तो रास्ता पाओ या रास्ता बनाओ। तो जब हम लोग निकलना शुरू करेंगे, समाज में चर्चा शुरू करेंगे, अपने परिवारों को लेकर साथ शामिल होंगे, उसी चर्चा के बीच से मार्ग निकलना शुरू हो जाएगा और हमारे जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति का मार्ग निश्चित तौर पर मिलेगा। इतना डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है।